Hello and welcome to the next part of ECGC डिस्कशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ECGC का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। एक बार आप उसको देख लीजिए, उसके बाद से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन द लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECGC और कौन कौन से रिस्क वहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कवर अप करता है। ठीक, सो फ्रॉम टुडे वी विल बी कवरिंग द रिस्क विच आर नॉट कवर्ड अंडर ECGC। ऐसे कौन कौन से रिस्क है जो कि ECGC के अंडर में नहीं आते हैं या फिर ECGC जिनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो द फर्स्ट वन इज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू कॉमर्शियल और क्वालिटी डिस्प्यूट्स। ठीक, अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो भी गुड्स आप भेज रहे हैं, जो भी गुड्स आप शिप कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्टर ने उसमें क्वालिटी में कुछ डिफरेंस ला दिया है या क्वालिटी का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना उसने प्रॉमिस किया था एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सो वो पार्ट जो होगा वो ECGC के अंडर में कवर अप नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको लॉस होता है पेमेंट से या फिर इम्पोर्टर जो है उस प्रोडक्ट को देख के खरीदने से मना कर देता है कि इसका स्टैंडर्ड आपने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा नहीं है, सो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए ECGC कोई भी आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट ऑफ एनी एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर और ऑफ द कलेक्टिंग बैंक। ठीक, अगर एक्सपोर्टर का कोई भी एजेंट है जिसको उसने अपॉइंट किया था फॉर द कलेक्शन ऑफ पेमेंट, या फिर जो भी बैंक के टर्म्स हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या कलेक्टिंग बैंक जो था जिसको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके एक्सपोर्टर को पेमेंट फॉरवर्ड करनी थी, अगर उस बैंक की कोई गलती आ गई है तो उस केस में ECGC आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं देगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ECGC का कोई भी फॉल्ट नहीं है या फिर इम्पोर्टर का यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं है इस केस में। थर्ड वन इज लॉस और डैमेज टू द गुड्स विच कैन बी कवर्ड बाय जनरल इंश्योरर्स। ठीक, ऐसे इंश्योरेंस का पार्ट या फिर ऐसे गुड्स का पार्ट जो कि जनरल इंश्योरेंस के अंडर में आता है। अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसा समझ के चलो कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस हैं, मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस विल बी कंसिडर्ड एज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, सो जनरल इंश्योरेंस का जो भी पार्ट कवर अप हो सकता है उसके अगेंस्ट ECGC आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगा। मतलब अगर वो चीज़ जनरल इंश्योरेंस के अंडर में कवर अप हो सकती है, इन दैट केस ECGC विल नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंस। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अगर करेंसी के एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, उस केस में ECGC का वहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो अप नहीं करेगा, यानी ECGC आपको हेल्प नहीं करेगा। फेलियर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। अगर एक्सपोर्टर की अपनी खुद की गलती है या फिर कुछ ऐसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने अपनी तरफ से नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि नकार दिए हैं या फिर गलती से छूट गए हैं, सो वो उसकी गलती थी, उसका फॉल्ट था। यहाँ पे इम्पोर्टर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। सो इस केस में भी ये रिस्क जो है ECGC कवर अप नहीं करेगा। सो दीज वर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क दैट वुड नॉट बी कवर्ड बाय ECGC। ये आपको पता होने चाहिए। सो जस्ट वी विल ट्राई टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द काइंड ऑफ पॉलिसीज। ECGC में कौन सी पॉलिसीज आती हैं या फिर ECGC किस पॉलिसी के अंडर में लोन प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। जैसा कि नाम क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसका मतलब क्या है, जितना भी काम होगा, जितना भी कार्य सारा इनका होगा, ये सब का सब एक्सपोर्ट के बढ़ावे के लिए किया जाएगा, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए किया जाएगा। वो चाहे एक्सपोर्टर की हेल्प करें, चाहे बैंक की हेल्प करें, चाहे अलग अलग स्पेशल स्कीम्स डिज़ाइन करें, सारा का सारा मेन फोकस क्या होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज टू द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस देते हैं टू द एक्सपोर्टर्स, वो पर्सन्स जो कि सेलिंग्स में इन्वॉल्व हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल बिजनेस, जिनका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली सेल आउट होता है, दे आर कॉल्ड एज एक्सपोर्टर्स। तो जितना भी उनको असिस्टेंस मिला होगा फ्रॉम ECGC, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर द एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर द बैंक्स। अब यहाँ पे सारे बैंक्स नहीं आएंगे, सिर्फ वही बैंक आएंगे जो कि एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ठीक,
अगर वो बैंक्स एक्सपोर्टर को हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ उसी बैंक को ईसीजीसी हेल्प आउट करेगा, इसके अलावा सारे बैंक्स को यहाँ पे कवर अप नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि सीधे तौर पे कि ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो भी वहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबके लिए ईसीजीसी वहाँ पे वर्कआउट करेगा, सबके लिए वहाँ पे काम करेगा। एंड थर्ड वन इज स्पेशल स्कीम्स। कुछ ऐसी स्पेशल स्कीम्स हैं जो कि ईसीजीसी ने डिज़ाइन आउट की हैं टू जस्ट फॉर द फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट बिजनेस से फोकस करने के लिए ईसीजीसी ने स्पेशल स्कीम्स डिज़ाइन कर रखी हैं। सो दीज आर द वेरियस पॉलिसीज फॉर द एक्सपोर्टर्स, फॉर द बैंक्स एंड अदर स्पेशल स्कीम्स दैट आर डिजाइन टू सपोर्ट दीज टू क्राइटेरियाज। ठीक है, स्पेशल स्कीम्स में एक्सपोर्टर्स को और बैंक्स को सपोर्ट किया जाता है। नाउ जस्ट वी विल ट्राई टू डिस्कस सम ऑफ द पॉलिसीज, सम ऑफ द मेन पॉलिसीज। ऐसी कौन कौन सी मेन पॉलिसी हैं जिसके अंडर ईसीजीसी हेल्प करता है, किसको? एक्सपोर्टर्स को और बैंक को। ठीक है, यहाँ पे ईसीजीसी एक्सपोर्टर्स को और बैंक्स को दोनों को हेल्प करेगा बाय द मीन्स ऑफ दीज पॉलिसीज। नाउ अभी पॉलिसीज हैं क्या, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। क्या होता है? जैसा कि नाम में ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना भी बिजनेस होगा जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चल रहा होगा, ठीक है, ठेके के बेसिस पे जिसको बोलते हैं हिंदी में कहें तो जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस चल रहा है सारा का सारा ईसीजीसी के अंडर में आ सकता है और ईसीजीसी उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कर सकता है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर दैट हैव सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा फैक्ट्री सेटअप जो होता है एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में सीधे सेटअप कर देती है। मतलब वहाँ पे फंड्स, कैपिटल सब कुछ लगा देगी। ठीक है, कैपिटल लगाएगी, अपना पूरा फंड्स लगा देगी, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सब करेगी, लेकिन जो मैनेज किया जाएगा वो टर्न की प्रोजेक्ट वो उस एक पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो होंगे, जो वहाँ के वर्कर्स होंगे, वो उसको मैनेज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि अगर कोई सिंगापुर की कंपनी है और वो टर्न की प्रोजेक्ट इंडिया में इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, सो सारा इन्वेस्टमेंट होगा सिंगापुर का, लेकिन इंडिया में उसको मैनेज करने वाले पर्सन जो होंगे वो इंडियंस होंगे, मतलब उस एक पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट्स होंगे। EPC stands for Export Promotion Council contract or any other contract which involves supplies of capital goods, services और commissioning of the project। ठीक है, कहने का मतलब है या तो टर्न की प्रोजेक्ट्स हों या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लिए, या फिर कोई ऐसा अलग से कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कैपिटल गुड्स का ट्रांसफरेंस हो रहा हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स हमेशा वो गुड्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं, जैसे प्लांट, बिल्डिंग्स, मशीनरी। ठीक है, जितना भी हैवी गुड्स में इन्वेस्टमेंट होता है दे आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। एंड फॉर द कमिश्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कमिश्निंग मीन्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए और किसी ना किसी एक हैवी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। एंड द कवर प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स ड्यू टू कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे लॉस अराइज हो सकता है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट, वो हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क। और रिस्क कवर्ड कौन कौन से होते हैं? पॉलिटिकल, लीगल, लेटर ऑफ ओपनिंग, बैंक, क्रेडिट। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, कल हमने पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो। एंड लॉस कवरेज इज अप टू 90%। जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी लॉस आपको कंपनसेशन मिलेगा लॉस का, वो 90% तक आपको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बिल्डिंग परचेज की थी लेट्स से फॉर 70 lakhs, तो उसका 90% तक मतलब 6,30,000 तक आपको मिल सकता है वहाँ पे उस केस में। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्राइटेरिया रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। ठीक, तो नाउ जस्ट वी विल ट्राई टू डिस्कस सम मोर पॉइंट्स, जस्ट वेट। या व्हाट आर द बेसिक हाइलाइट्स? कवर कैन बी ईदर पॉलिटिकल और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क। ठीक है, या तो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से वो फेलियर ऑफ पेमेंट हुआ हो, या तो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मतलब होता है पॉलिटिकल, कॉमर्शियल एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, तीनों को मिला भी सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिस्क। प्री शिपमेंट रिस्क कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, प्री शिपमेंट रिस्क क्या होता है? जब प्रोडक्ट जो होगा एक्सपोर्टर की जब प्लांट से बनना स्टार्ट होगा तब से लेकर
जब तक वो डिस्पैच नहीं कर देता तब तक का जितना भी रिस्क होता है, जो भी रिस्क अराइज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्री शिपमेंट रिस्क। प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट्स, हमेशा प्रीमियम जो होगी इंस्टॉलमेंट्स में ही पे की जाएगी। रिड्यूस प्रीमियम फॉर प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय मल्टीलेटरल एजेंसीज, अगर अगर एक ही प्रोजेक्ट को कई सारी एजेंसीज वहाँ पे फाइनेंस कर रही हैं, कई सारी एजेंसीज का पैसा उसमें लगा हुआ है, उस केस में क्या होगा कि प्रीमियम का रेट जो होगा वो कम हो जाता है। ठीक, सो दीज आर द वेरियस हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी। नेक्स्ट विल बी योर shipment policy. Exporters that have secured contract for the supply of capital goods such as machinery, equipments, plants on deferred terms of payment. अब पहले वाले केस में भी यही था, कैपिटल गुड्स की बात की जा रही थी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में भी, यहाँ पे भी बात भी वही है, लेकिन यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है। नाउ व्हाट इज डिफर्ड पेमेंट ऑफ टर्म्स? जिसकी पेमेंट को आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि लेट से एक पर्सन है, उसने लोन लिया है 5 लाख का, और 5 लाख उसको पे करने हैं विद इंटरेस्ट। तो 5 साल तक या 3 साल तक, जो भी टाइम फ्रेम है, 3 साल तक मान के चलिए कि वो इंटरेस्ट तो देता रहेगा, लेकिन 3 साल पूरे होते ही उसको 5 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। सो जो 5 लाख रुपए वापस करने हैं 3 साल के बाद, यहाँ पे क्या है, 3 साल तक मैक्सिमम जो है वो उस पेमेंट को डिले कर सकता है। ठीक है, 3 साल के बाद उसको पता है कि उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट। जो 3 साल तक पेमेंट पोस्टपोन कर सकता है किसी भी चीज़ की, दैट इज द पार्ट ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। सो जैसे मान लो यहाँ पे क्या केस हुआ कि अगर कैपिटल गुड्स किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किए हैं टू द इम्पोर्टर, और इम्पोर्टर कहता है कि पेमेंट आपको अभी हम नहीं दे पाएंगे, पेमेंट आपको हम देंगे लेट से 1 साल बाद, या फिर से लेट से आफ्टर 10 मंथ्स और समथिंग, 10 महीने बाद आपको पेमेंट देंगे। सो ये जो पेमेंट क्राइटेरिया होगा दैट विल बी कवर्ड अंडर द डिफर्ड टर्म्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्योंकि पेमेंट को डिले किया गया है, यहाँ पे पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है, पेमेंट तुरंत नहीं मिली है, पेमेंट हमको 10 महीने के बाद मिलेगी। ठीक है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफर्ड टर्म्स ऑफ पेमेंट and it will be covered under the shipment policy. The cover provides protection against non-receipt of payments due to commercial and political risk. यहाँ पे again the type of risk that will be covered will be commercial and political one. All type of risk are covered, that is political, legal and letter of credit, opening bank risk. लॉस कवरेज यहाँ पे भी 90% मिल जाता है, और जो भी हाईलाइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वो सेम कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वाले यहाँ पे होते हैं, यानी वही प्रीमियम्स पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, और अगर मल्टीलेटरल एजेंसीज है तो यहाँ पे भी प्रीमियम का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे आपके पॉइंट्स वही सेम के सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज सर्विसेज पॉलिसीज। कवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर विच ओनली सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड। जहाँ सर्विसेज की बात की जाएगी, लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स और एनी अदर प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जहाँ सर्विसेज की बात की जाएगी वहाँ पे सर्विसेज पॉलिसी आएगी। कवर ऑफर्स प्रोटेक्शन टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट इन्वॉल्व इन रेंडरिंग सर्विसेज टू द फॉरेन बायर्स। ठीक है, फॉरेन बायर ने अगर मान लीजिए आपको हायर किया है इधर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और ऑन परमानेंट बेसिस, तो उस केस में जो भी सर्विसेज वहाँ पे दी जाएंगी दैट विल बी कमिंग अंडर द सर्विसेज पॉलिसी ऑफ ECGC। अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक टेक्निकल और प्रोफेशनल, हायरिंग और लीजिंग कैन बी कवर्ड अंडर दिस पॉलिसीज। अलग अलग तरह की सर्विसेज यहाँ पे कवर्ड हो सकती हैं, प्रोफेशनल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, किसी भी तरह की हायरिंग या लीजिंग जो भी आप कह सकते हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आर कवर्ड? अगेन ऑल द 3 टाइप ऑफ रिस्क आर कवर्ड। 90% आपका हो जाएगा क्या, पेमेंट क्राइटेरिया, जो भी आपको लॉस होगा उसका 90% तक आपको रिकवर हो सकता है। और रिस्क कवर्ड आपके पॉलिटिकल हैं, लीगल हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट रिस्क हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड द कवर टू एन इंडियन कॉन्ट्रैक्टर हु एग्जीक्यूट्स अ सिविल कंस्ट्रक्शन जॉब अब्रॉड। ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन जॉब अगर कोई एक अलग कंट्री में जाके ले लेता है, ठीक है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी। द कवर प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स ड्यू टू कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक, एंड इन दिस केस ओनली 2 टाइप ऑफ रिस्क आर कवर्ड, पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। यहाँ पे कॉमर्शियल और लेटर ऑफ क्रेडिट रिस्क आपका कवर अप नहीं होगा। लॉस कवरेज इज अप टू 85% अमाउंट आपको मिल सकता है if it comes under the ECGC policy, and all the else things are same.
Next is your overseas investment insurance. Overseas investment insurance, it provides cover for the investment made by Indian investor abroad in joint ventures or in their wholly owned subsidiary in the form of equity or untied loan. ठीक है, जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है इन जॉइंट वेंचर कहाँ के होने चाहिए, बाहर के, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स, और होली ओन्ड सब्सिडरीज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और अनटाइड लोन. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का कोई इन्वेस्टर है, उसने यूएस में इन्वेस्ट किया है और यूएस में कोई एक जॉइंट वेंचर कंपनी है या फिर कोई ऐसी सब्सिडरी है किसी अदर कंपनी की जिसको जो इक्विटी और अनटाइड लोन में डील करती है. इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर्स एंड अनटाइड लोन मीन्स नॉर्मल लोन जो कि आप लेते हैं अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी. ठीक, सो इस केस में वो पार्ट हो जाएगा किसका, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का. ठीक है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस. द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट द इन्वेस्टमेंट शुड इमेनेट फ्रॉम इंडिया एंड बेनिफिट द डिविडेंड इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट देयर शुड बी एक्रू टू इंडिया. ठीक, जो भी यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट जाएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होगा वो इंडिया से होना चाहिए टुवर्ड्स एनी अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस. ठीक, और जो भी वहाँ से इनकम अराइज होगी वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ के सिटीजन्स है, जो कि यहाँ के नागरिक हैं. द कवर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन रिसिप्ट ऑफ रिसीवेबल्स ड्यू टू स्पेसिफाइड पॉलिटिकल रिस्क. अब यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है कि अलग अलग कंट्रीज़ की बात हो रही है तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दोनों की सेम नहीं होंगी. तो हो सकता है कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दे आपके अर्निंग्स को जो कि आप वहाँ से लेने वाले हैं, जो कि अदर कंट्री से लेने वाले हैं बाय द मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस. ठीक है, सो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से अगर कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट, दैट विल बी कवर्ड अंडर द ईसीजीसी पॉलिसी अंडर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस स्कीम. And what kind of political risks are covered? War, civil war, revolutions in the bar country. अगर इम्पोर्टर की कंट्री में कोई एक प्रॉब्लम हो जाती है या कोई विद्रोह हो जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से कोई दिक्कत होती है. एक्सप्रोप्रिएशन, व्हाट इज एक्सप्रोप्रिएशन, किसी चीज़ पे अगर इलीगल कब्जा किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रोप्रिएशन, हथिया लेना किसी चीज़ को. रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रेमिटेंसेज. नाउ रेमिटेंसेज इज ट्रांसफरेंस. ठीक है, अगर कोई पैसा आप एक अपना पैसा जो है अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके आ रहे हैं, लेट्स से आपको इनकम हुई थी यूएस में और आप उसको इंडिया में ट्रांसफर करना चाहते हैं, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रेमिटेंस. आप अपने पैसे को रेमिट कर रहे हैं वहाँ पे, यू आर ट्रांसफरिंग द पार्ट ऑफ मनी टू योर ओन कंट्री. ठीक है, सो इन तीन चीज़ों की वजह से जो भी रिस्क अराइज होगा यहाँ पे दैट विल बी कवर्ड अंडर द इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड लॉस कवरेज विल बी ऑफ 90% एंड ऑल अदर highlights will be the same. सारे बाकी objectives जो हैं वो सेम रहेंगे like other policies. So these were the main some main policies that are covered under ECGC. इसके अलावा इसमें अब कुछ बचा नहीं है. So यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का टॉपिक जो है ख़त्म होता है. In the next video we'll try to discuss some new topic. Till then, be happy, be safe and thank you.